आप सभी मित्रों को नमस्कार। रवि वार्ता के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग जिस काम के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं वह एक बेहद खास काम है। साहित्य चर्चा, और उसमें भी ऐसी कविताओं पर बातचीत जिसमें आज का समय ध्वनित है पूरी ईमानदारी के साथ। हम लोग आज, आप जानते हैं कि सुभाष राय जी के कविता संग्रह पर बात कर रहे हैं। मित्रों, आज हम लोग उनकी कविताओं के माध्यम से कुछ ऐसी चर्चा करेंगे जो मुझे लगता है कि सभी के लिए कहीं ना कहीं उसका अपना एक अर्थ होगा। सुभाष राय जी के नवीनतम कविता संग्रह मूर्तियों के जंगल में पर आज की यह गोष्ठी केंद्रित है। हमारे साथ कई सुपरिचित लेखक जुड़े हुए हैं। राजेश जोशी जी, सूरज पालीवाल जी, अनामिका जी, अरविंद त्रिपाठी जी, स्वयं कवि सुभाष राय जी। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि सुभाष राय साहित्य और पत्रकारिता में साथ साथ सक्रिय हैं। पत्रकारिता की बात करें तो मेन जर्नलिज्म जो है उसके साथ भी उनका एक गहरा सानिध्य रहा है, और साहित्यिक पत्रकारिता में भी उनका अपना एक अवदान है। खास तौर से जो समकालीन सरोकार के 10 अंक निकले, अगर हम उसकी बात करें, सुभाष राय मित्रों आपातकाल के दौरान भी काफी एक्टिव रहे और जेपी आंदोलन में वे जेल भी गए। जब वे आगरा में थे तो केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो पत्रकारिता विभाग है उसमें 1 वर्ष तक अतिथि प्रवक्ता के रूप में काम भी किया। वे शुरू से ही कविताएं लिखते रहे, मगर पुस्तकाकार प्रकाशन काफी बाद में शुरू होता है। उसके कारणों में अगर जाएं तो एक कारण जो प्रकटतः दिखाई पड़ता है वह यह भी कि एक जो पत्रकारिता की जो एक भागम भाग भरी जिंदगी होती है उसमें कई बार इस तरह के उपक्रम के लिए, पुस्तकों के प्रकाशन की अगर हम बात करें तो कई बार उसके लिए अवकाश कम मिलता है। हम सीधे अपने मंच की ओर चलते हैं, अपने वक्ताओं के पास चलते हैं, और कई लोग इस पुस्तक को पढ़ चुके हैं, मूर्तियों के जंगल में, जो अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, और कई लोग संभवतः नहीं भी पढ़े होंगे। तो हम इस कार्यक्रम की शुरुआत में सीधे सुभाष राय जी के पास चलेंगे और उनसे उनकी कुछ एक कविताएं सुनेंगे, ताकि जो मित्रगण अभी इस पुस्तक से नहीं भी गुजरे हैं उन्हें एक जो है एक आइडिया हो सके इस संग्रह को लेकर। तो सीधे हम अपने वक्ताओं के पास चलते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं हमारे साथ आदरणीय राजेश जोशी जी, सूरज पालीवाल जी, अनामिका जी, अरविंद त्रिपाठी जी और सुभाष राय जी जुड़े हुए हैं। आप सभी की ओर से मैं अपने अतिथि वक्ताओं का, मेहमान लेखकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, उन्हें नमस्कार करता हूं। और मित्रों, सुभाष राय जी से अनुरोध करता हूं कि इस अवसर पर वे अपनी कुछ कविताओं का पाठ करें, और ये कविताएं कैसे बनती हैं, उनका मिजाज जिस तरह का है,
के भूमिका की है, चाहे तो कुछ बात आदरणीय राय, स्वागत। धन्यवाद अर्पण कुमार जी। मैं अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में तो नहीं कुछ कहना चाहूंगा, इसलिए कि राजेश भाई साहब कहते हैं कि वो जादू है, और जादू दिखाई तो पड़ता है लेकिन उसका वर्णन करना, उसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल होता है। हर कवि की अपनी रचना प्रक्रिया होती है, हर कवि के पास अपना जादू होता है, तो वो बड़ा निजी मामला है, तो मैं इसे निजी की तरह ही छोड़ता हूं और कुछ कविताएं सुनाता हूं। 4 खंड हैं इस संग्रह के मेरे, उन चारों में से एक एक दो दो कविताएं मैं प्रस्तुत करता हूं। पहले खंड से राख राख में चिंगारी। जब तीलियां नहीं थी, दादी राख में दबाकर रखती थी आग। कभी कभी बुझ जाती थी तो बच्चे पड़ोस से मांग लाते थे। कोई मना नहीं करता था आग देने से। पिताजी आग पीते थे गड़गड़े पर रखकर, कहते थे इसे पीकर भस्म हो जाती है सारी थकान। दूसरे खंड से कविता है तस्वीरें। तस्वीरों में जितना दिखता है उससे ज्यादा रह जाता है बाहर। तस्वीरें कहाँ बताती हैं कि कभी भी बदल सकती है तस्वीर। रात दिन चलते मजदूरों के चेहरों पर गहरी थकान और रास्तों पर जगह जगह मौत के निशान तस्वीरों में दिखते हैं, पर कोई भी तस्वीर कहाँ बताती है कि सारा दुख गुस्से में बदल जाए तो दरक सकते हैं बड़े से बड़े किले। तस्वीरें अधूरी रहती हैं हमेशा। जरा सोचो उन तस्वीरों के बारे में जो अब तक किसी फ्रेम में आई ही नहीं। तीसरे खंड से या इसी खंड की कविता है, अब मैं नहीं देख रहा हूं कि किस खंड में है। खबरों में। खबरों में छाया है एक जादूगर, वह मूर्तियां ढहाता है, बनाता है, किसी का भी नाम बदल देता है और प्यार से हिदायत देता है, आगे इसी नाम के साथ जियो तो बेहतर होगा। वह कई भाषाओं में बोलता है, अपने लिए उसने नई भाषा गढ़ी है। अक्सर उसके सैनिक उसका इस्तेमाल करते हैं, वह बिना लड़े सबको परास्त करना चाहता है। जब से वह खबरों में आया है, बाकी खबरें अकाल मौत की शिकार हो गई हैं। अखबारों में, चैनलों पर छा गई हैं भटकती हुई आत्माएं। स्वर्ग की सीढ़ियां खोज ली गई हैं, पाताल लोक का मार्ग खुल गया है। हनुमान और अश्वत्थामा के पांवों के निशान मिल गए हैं। इन सबको जोड़ती हुई एक ट्रेन चलने वाली है। एक ओझा बीमार बच्चे की छाती पर चढ़कर हुमचता है और उसे चंगा घोषित कर देता है। ज्यादा गंभीर बीमारी की हालत में वह उसे कंधे तक उठाकर पटक देता है। खबरों में झूठे हैं, झूठों की फौज है। खबरों में झूठे हैं, झूठों की फौज है। सारे लबार हैं, उनका सरदार है। तीसरी है ठोक दिया जाएगा। आका ने ऐलान किया है कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। जो ज्यादा जबान चलाएगा उसे ठोक दिया जाएगा। पागल सिपाहियों ने अपने विवेक को ठोक दिया है, अब वे किसी को भी ठोक सकते हैं। बहुत सवाल पूछती हैं अदालतें, उनकी कनपटी पर बंदूकें रख दी गई हैं। जैसे ही आका का हुक्म आएगा उन्हें भी ठोक दिया जाएगा। हुक्म के गुलामों को उन सब की तलाश है जो अंधेरों से नहीं डरते और काली रातों में भी सड़कों पर निकल आते हैं, जो प्रेम, दुख और बगावत के गीत गाते हैं। ऐसे सभी लोग एक न एक दिन अपने घरों से उठा लिए जाएंगे
और एक कहानी के किरदार बना दिए जाएंगे। इसके बावजूद जो बच जाएंगे उन्हें रात बिरात सड़क पर रोक लिया जाएगा और वजह पूछने पर ठोक दिया जाएगा। अगली कविता है बाग। जब हवा चलती है बाग झूमने लगता है। हवाएं चलती हैं तो आंधी में बदल जाने की संभावना भी उनके साथ चलती है। शहंशाह को हवाएं पसंद नहीं, आंधियां तो बिल्कुल ही नहीं। उसे बागों से भारी शिकायत है। उसने अपनी डायरी में दर्ज किया, बाग के माने बगावत है। अगली कविता है, जब भी डर लगा हमने प्रार्थना की। किसी ने जुल्म ढाए हमने प्रार्थना की। हमने देवता की प्रार्थना की, राजा की प्रार्थना की, जीते हुए प्रार्थना की, मरते हुए प्रार्थना की। हमने इतनी प्रार्थनाएं की कि झुक गए प्रार्थना में ही, और अब सीधे खड़े होना चाहते हैं तो प्रार्थनाएं काम नहीं आ रही। डरे हुए लोग डरे हुए हैं आजकल उन लोगों से भी जिनके साथ बड़े हुए हैं, जिनके साथ कई पीढ़ियों से खुशियां मनाई हैं, दुख बांटे हैं। उन रास्तों से भी जिन पर चलते आए हैं सदियों से बगैर किसी दुर्घटना के। उन दोस्तों से भी जिन्होंने बार बार निभाए हैं अपने वादे। पता नहीं कब कौन पाला बदल ले, कंधे पर रखे हाथ गले तक पहुंच जाएं। पत्नी बच्चे जब बहुत खुश होते हैं डरा देते हैं भीतर तक। पास होने की आश्वस्ति कब तक रहेगी बरकरार। सड़क पर, बाजार में, मेले में मिल जाते हैं कभी कभी पुराने बिछड़े साथी। यादें जाग उठती हैं रोमांचित करती हुई। अंदेशे से ठिठक जाता है मन, कब तक खिली रहेगी ये खुशी यूं ही। अरे क्या हो, पता नहीं क्या हो जाता है इसमें। यादें जाग उठती है रोमांचित करती हुई। अंदेशे से ठिठक जाता है मन, कब तक खिली रहेगी ये खुशी यूं ही। डरे हुए लोग प्रेम नहीं कर पाते, हंस नहीं पाते खुलकर। आजकल कुछ भी बदलता है तो डरा देता है। आंगन में उतरी धूप हो या बगीचे में खिला हुआ फूल। डरे हुए लोग सोते हुए भी सो नहीं पाते, जागते हुए भी जागते नहीं। मूर्तियां मूर्तियां बोलती नहीं, विचार नहीं करती। चाहे कितनी भी खतरनाक परिस्थिति हो, वे खड़ी रहती हैं चुपचाप और इस तरह याद दिलाती हैं कि मूर्ति में बदल जाना कितना अप्रासंगिक हो जाना है। मूर्तियां नहीं होती तब भी होती हैं लकड़ियों में, मिट्टी में, रेत में, बर्फ और पहाड़ में। बाहर जितनी मूर्तियां होती हैं उसकी कई गुना होती हैं हमारे भीतर, स्मृति में दबे शब्दों में, अधूरे सपनों में, अपने समय में ठहरी हुई। जब विचार कमजोर पड़ने लगते हैं मूर्तियां खड़ी होने लगती हैं। आखिरी खंड से दो कविताएं। पितरपक्ष में पिता। पिता मेरे, ओ मेरे पिता, मैंने बहुत शैतानियां की बचपन में, लेकिन तुमने मेरी पिटाई करने की जगह केवल कहानियां सुनाई। बहुत सारे सवाल किए तुमसे, बिना झुझलाए सबके जवाब दिए तुमने। कभी बोलकर कभी बिना बोले। इस बार बोलकर बताना, जोर से बोलकर। क्या तुम किसी पितरलोक में हो अभी? क्या तुम्हें अन्न जल की अपेक्षा है मुझसे? मेरी सुनो तो तुम मुक्त थे, मुक्त हो। तुम्हारी एक ईमानदार रचना काफी है तुम्हारी मुक्ति के लिए। सच कहूं तो मैं हर पिता में देखता हूं तुम्हें बच्चे की तरह, हर बच्चे में भविष्य के पिता की तरह। जब भी खेतों में काम करते देखता हूं किसी को,
हरी फसलों में लहलहाते तुम्हें ही देखता हूँ। जब भी सच बोलते देखता हूँ किसी को, तुम्हें ही देखता हूँ मजबूत हाथ में बदलते हुए। मृत्यु के बाद तुम और भी उदार हो गए हो, जाकर भी नहीं जा सके हो मुझसे दूर। मेरे भीतर और बाहर मौजूद हो, भरपूर मौजूद हो। अंतिम कविता, मेरा पता। मेरे पते में मेरा घर ही नहीं है, गोल चौराहा भी शामिल है। जब भी कोई आ रहा होता है मेरे घर, बताता हूँ गोल चौराहे से बाएं मुड़ना और सीधे आ जाना 5वें मकान पर। मेरे पते में वह लड़की भी शामिल है जो रोज तड़के घंटी बजाकर जगा देती है मुझे, बर्तन मांजती है, झाड़ू लगाती है और काम पूरा होने पर प्यार से बोलती है, जा रही हूं भैया। मेरे पते में मेरा धोबी भी है जिसके बच्चे दिन में कई बार आते हैं स्त्री के लिए कपड़े मांगने और उदास हो जाते हैं जब कभी कह देता हूं आज कपड़े नहीं है। मेरे पते में मेरे घर के आसपास की सारी झुग्गियां शामिल हैं। जब भी जरूरत पड़ती है गरीब मजदूर काम आते हैं, बाहर जाता हूं तो घर अगोरते हैं। मेरे पते में वह हर व्यक्ति शामिल है जो किसी भी भटके हुए व्यक्ति को पहुंचा सकता है मेरे पास। मेरे पते में शामिल हैं वे सारी सड़कें, पगडंडियां, गलियां जो आती हैं मेरे दरवाजे तक। उनमें से किसी पर चलकर कोई भी आ सकता है ढूंढता मेरे पास। मेरे पते में शामिल हैं मेरे घर के रास्ते में पड़ने वाले पेड़ पौधे, कुएं, तालाब, बावड़ियां, जिन्होंने कभी भी देखा है मुझे उधर से जाते हुए। मेरे पते में शामिल है मेरा मोहल्ला, मेरा शहर, मेरा देश और मेरी दुनिया, जो मेरे पुरखों ने बनाई है और जो हम बना रहे हैं। धन्यवाद। जी, शुक्रिया, शुक्रिया सुभाष राय जी, इन कविताओं को हम सभी के साथ साझा करने के लिए। मित्रों, अभी जिसकी शुरुआत हुई और बिल्कुल आरंभ में ही जो बात आई कि किस तरह जो आज की जो समस्याएं हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे भीतर की जो बेचैनी है, उन समस्याओं को लेकर वे किस तरह कविताओं के ताने बाने में, सुभाष राय जी की कविताओं में अभिव्यक्त होती हैं। पता, घर, कई कई कविताओं में यहाँ उपस्थित हैं। एक और बात जो इस संग्रह की कविताओं से गुजरते हुए और दूसरे संग्रह की भी, जो इनका पहला संग्रह एक और है, उसकी कविताओं से भी गुजरते हुए जो एक और बात महसूस होती है वह यह कि किस तरह सुभाष राय जी की कविता बिल्कुल आरंभ में, शुरुआत में अभिधा परक ढंग से आगे बढ़ती हुई कोई ऐसी बात अंत अंत तक लाकर कर जाती है, हमारे बीच रख देती है, जिससे जो एक कविता का जो अपना एक सहज गुण है प्रभावित करने का या पूरी कविताई को हमारे बीच साक्षात कर देने का वह जो गुण है हम यहाँ देख पाते हैं। एक कविता है सुभाष राय जी की, शिकारी कौन है। यह भी एक बेहद महत्वपूर्ण कविता और आज के समय में मुझे लगता है कि एक ऐसी कविता है जिसे हमें सुनना चाहिए, जिस पर विचार करना चाहिए, और इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन के मूल में भी यह तत्व कहीं ना कहीं समाहित होता है। मैं पहले वह कविता पढ़ता हूं। शिकारी कौन है, कविता का शीर्षक है, वे भूखे थे, वे बस जिंदा रहना चाहते थे। जिंदा रहने की आकांक्षा कोई अपराध नहीं है। जब उनके पास खाने को कुछ नहीं बचा, वे निकल पड़े गांवों के लिए। वे रास्ते में मारे नहीं गए, वे शिकार हुए किसी हिंस्र पागलपन के। उनके साथ शिकार हुए उनके बच्चे, उनकी कई पीढ़ियां, साथ में थोड़ा देश भी। किसको पता नहीं शिकारी कौन है।
किसको पता नहीं शिकारी कौन है, लेकिन आजकल बोलता कौन है, लेकिन आजकल बोलता कौन है। तो यह जो एक आम शब्दावली में, बिल्कुल आम फहम भाषा में कविता को संभव करने की जो सलाहियत है, हम सुभाष राय जी के यहाँ देखते हैं। कवि जान रहा है कि आजकल लोग सायास या डरे हुए जिस भी कारण से चुप हैं, कमोबेश, सभी लोग तो नहीं, तो ऐसे में यह जो बोलने का खतरा है, इसको भी कवि उठाता है, अपनी बात रखता है, और जो चुप लोग हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं पुक करता है कि आप अपनी बात रखें, जो पीड़ा है, जो सच है, उसको जरूर अभिव्यक्त करें। मित्रों, हम लोग अरविंद त्रिपाठी जी की ओर चलते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे इन कविताओं के बाबत अपनी राय रखें। आदरणीय अरविंद त्रिपाठी जी, स्वागत। अरविंद जी, माइक को ऑन कर लें। जी जी, सुनाई दे रहा है? जी जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो सभी मित्रों को अभिवादन और आदरणीय राजेश जोशी जी को नमस्कार, सूरज जी को, अनामिका जी को, सुभाष राय जी को, और अर्पण जी, आपके सौजन्य से हम लोग यहाँ सुभाष राय जी की कविताओं को सुन रहे हैं और कुछ इस पर चर्चा भी करेंगे। देखिए, कविता अभी जो इन्होंने सुनाई कुछ कविताएं, और तुरंत कविता पर राय रखना कठिन काम है, क्योंकि कवि तो लिख दिया, अब सुनना और गुनना आपका काम है। तो गुनने का काम लिखने से और रचने से कम महत्वपूर्ण नहीं है। मैं सुभाष राय जी के दोनों संग्रहों को पढ़ चुका हूँ और कुछ कविताएं भी अभी उन्होंने सुनाई हम लोगों को। मैं एक जो फौरी तौर पर मेरे भीतर प्रतिक्रिया है इनकी कविता को लेकर, कि आप ये देखिए कि ये कवि जो है, मतलब कविता की दुनिया से जो वाबस्ता लोग हैं वो जानते हैं कि सुभाष राय जी, मेरा ख्याल है कि 60 पार के व्यक्ति हैं, और इनका जो पहला संग्रह है वो सलीब पर सच, ये 1918 में आ रहा है। तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये कभी अचानक प्रकट हो गया हम लोगों के बीच। जाहिर है कि इनका जो पहला संग्रह, मैंने इनकी कुछ कविताएं देखी थी पत्रिकाओं में, लेकिन संग्रह जब आया तो मैं मेरी इनसे खुद फोन पर भी बात हुई, तो मैंने इनको बधाई देते हुए कहा, भाई कि इस तरह की कविताएं तो बहुत कम कवि लिख पा रहे हैं, और आप कविता के राजेश जी तो बहुत बड़े पारीखी हैं, लेकिन मैं ये अनुभव करता हूँ कि मुक्तिबोध की राह को चुन पाना, ये कवि, इसका जो मनोलोक है वो सबसे निकट हमारी परंपरा में मुक्तिबोध के निकट मुझे लगता है। और आप जानते हैं कि मुक्तिबोध को की राह चलना जो है, मतलब अभी तक तो 40-50 साल की कविता को पढ़ते हुए लगता है कि बहुत ही कठिन काम है। शायद ही कोई कवि हो जो मुक्तिबोध के इतना निकट। आप इनकी कविता में जो बेचैनी है, इस बेचैनी का अभी जिक्र किया संचालक ने, ये जो बेचैनी है लगातार बनी हुई है, पहले संग्रह में भी और दूसरे संग्रह। विचार का इतना ज्यादा दबाव है,
कवि के मनोलोक पर कि कई बार इनको पढ़ते हुए मुझे लगता है कि मैं मुक्तिबोध की जो काव्य संवेदना है, इसमें विचार तत्व सबसे ज्यादा है। विचार को कैसे कविता बनाया जाए, ये भी बहुत कठिन काम है। मुक्तिबोध ने अपने समय में संभव किया था। तो पहली तो मेरी प्रतिक्रिया यही है कि ये कवि जो है, अच्छा आप मजे की बात ये भी देखिए कि हिंदी कविता के इतिहास में जितने भी बड़े कवि हुए उनका कोई स्कूल नहीं बना। निराला बहुत बड़ा कवि है 20वीं शताब्दी का, लेकिन उसका कोई स्कूल नहीं बना। उसकी राह, उसकी परंपरा, मुक्तिबोध ने खुद कहीं निराला का जिक्र नहीं किया, अज्ञे ने नहीं जिक्र किया है। दूसरे कवि मुक्तिबोध, उनका भी कोई स्कूल नहीं बना, क्योंकि बहुत कठिन है मुक्तिबोध की राह पर चल पाना। अब सुभाष राय जी चल रहे हैं तो काबिल तारीफ है, उसके खतरे भी हैं, लेकिन चलना बहुत जरूरी काम है और जोखिम भरा काम है। और ये कवि जो है मुक्तिबोध को के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी, एक पाठक के तौर पर और कविता प्रेमी होने के नाते मुझे ये लगता है कि हमारे समय के बहुत सारे जो कवि हैं वो चीजों में सिमट गए हैं, चीजों पर, वस्तुओं पर, लेकिन विचार बोध को लेकर के कविता लगातार साधे रहना और लिखते रहना, ये बहुत कठिन काम है। अब आप देखिए कि बेचैनी तो है ही इसका में, और ये जो दूसरा संग्रह है इसमें आग का कितना जिक्र है। आधे संग्रह में तो आग ही आग लगी हुई है। रात को मैं ये दोबारा पढ़ करके सोया हूँ कि इस कवि के करीब करीब 10-15 कविताओं में आग का वर्णन लगातार। एक जगह एक कविता में यह कवि कह रहा है कि कहीं मैं इस आग से पागल न हो जाऊं। देखने की बात है कि ये आग है क्या। देवताले ने बहुत पहले एक संग्रह ही लिख डाला था, आग हर चीज में बताई गई थी। एक आप देखिए इस कवि ने एक ये छोटी सी कविता है, आग का अर्थ। आग से गुजरे बिना आग का अर्थ जानना मुमकिन नहीं। चाहो तो आग आग बोलते रहो बार बार, कुछ भी नहीं सुलगेगा। आग को छू कर भी बच्चा इतना ही जान पाता है कि उसे छूना नहीं चाहिए। अगर बड़े होकर भी वह इतना ही जानता है आग के बारे में, तो वह कुछ नहीं जानता। अब देखिए कि एक बच्चे को हम लोग भी कहते हैं आग से दूर रहो, घरों में आग से दूर रहने की, लेकिन कभी कहता है कि जो अब बड़े होने पर भी अगर आग से तुम दूर रहोगे तो तुम क्या कर पाओगे। मुझे लगता है कि ये आग जो है सामाजिक परिवर्तन का, राजनीतिक परिवर्तन का, और खुद व्यक्ति के जीवन में जो परिवर्तनकामी चेतना है वो हर जगह आग आग का जो जहां जहां जिक्र है, आग के इतने इतने अर्थ इन्होंने बताए हैं, उन कविताओं पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये आग जो है ये जलने वाली ही आग नहीं है, सुलगने वाली आग नहीं है, वो परिवर्तनकामी आग। एक ऐसे समय में जब सच बोलना, जोखिम उठाना बहुत ही कठिन हो गया है कवियों के लिए। बहुत कम कवि हैं जो जोखिम उठा पा रहे हैं। लेकिन सुभाष राय की इस संग्रह को आप गौर करेंगे तो इस कवि ने बहुत सारी कविताओं में
सच कहने का जो साहस होना चाहिए वो इनकी कविताओं में व्यक्त हुआ। तो पहली जो बात है कि ये सुभाष राय जो है वो, एक और बात लोगों ने कहा है और मैं भी मानता हूँ कि ये सुभाष राय जो है वो टोटलिटी में अगर देखा जाए, इनकी कविताओं का जो इम्प्रेशन बनता है एक पाठकीय स्तर पर, तो लगता है कि ये राजनीतिक कवि है। और राजनीतिक कवि होना आसान काम तो नहीं है। हिंदी में बहुत कम राजनीतिक कवि हुए। राजेश जी बैठे हुए हैं, उनकी बहुत सारी कविताएं जो है राजनीतिक कविताएं हैं। नागार्जुन की कविताएं राजनीतिक कविताएं हैं। श्रीकांत ने भी मगध में जो कविताएं लिखी वो राजनीतिक कविताएं हैं। रघुवीर सहाय ने लिखी। मुक्तिबोध की कविताएं तो खैर मानक हैं। तो उस परंपरा में इस कवि को हम राजनीतिक कवि के रूप में भी देख सकते हैं, बहुत ही स्पष्ट। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि आमतौर पर इधर एक अजीब आ गया है हर जगह, प्रतिरोध। और कोई भी ऐसा कवि नहीं है, नया पुराना अधेड़ युवा, जिसको हम प्रतिरोध का कवि है। अरे प्रतिरोध का कवि होना आसान है। ना आपके पास राजनीतिक समझ है, ना आर्थिक समझ है, ना सामाजिक समझ है, और आप जो है प्रतिरोध के कवि। ये मुझे इस शब्द से ही मतलब, अब मुझे लगता है कि प्रतिरोध के बजाय इस कवि में भी मैं देखता हूं कि हस्तक्षेप। क्योंकि कवि जो है हस्तक्षेप ही करता है, प्रतिरोध भी करता है, लेकिन हस्तक्षेप मुझे ज्यादा सार्थक और उपयोगी जान पड़ता है। तो कवि का काम है सवाल उठाना, प्रश्न पूछना। और सुभाष राय जी जो हैं वो जगह जगह सवाल उठाते हैं, प्रश्न पूछते हैं और हस्तक्षेप करते हैं। हस्तक्षेप ये बहुत बड़ी चीज है। और ये मैं समझता हूँ कि अचानक नहीं ये आया है। अच्छा, इसके पीछे एक और मैं चाहूंगा कि हमारे जो वरिष्ठ हैं वो विचार करें कि एक और चीज मैं देखता हूँ कि हिंदी कविता में जो कवि जिसका बैकग्राउंड पत्रकारिता से रहा है, वो उनमें जो है एक तो उनकी विचार दृष्टि जो है बहुत साफ होती है। जो भी पत्रकारिता, नई कविता के दौर से ही देखिए कि रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर, श्रीकांत, ये तीनों जो है पत्रकारिता से आए। उसके बाद आप मंगलेश जी को भी देखिए पत्रकारिता से। और बहुत सारे कवि, विश्वनागर, उस दौर के 8वें दशक के जो कवि हैं पत्रकारिता से आए हुए। अब देखिए उस परंपरा में आप देखिए सुभाष राय भी पत्रकारिता के क्षेत्र से कविता में आए हैं। तो एक पत्रकार की जो निगाह होती है वो बड़ी चौकन्नी होती है। और वस्तुवादी, मैं कहना चाहता हूँ वस्तुवादी भी होती है। उसमें उहापोह नहीं होता है, चीजों के प्रति बड़ा ही वो कॉन्शियस होता है और बड़ा ही मतलब जमीनी स्तर पर चीजों को देखता है। सुभाष राय जी हमारे पड़ोसी हैं, मऊ जनपद के रहने वाले हैं। मैं एक बात, हमारे और सारे साथी विचार करेंगे, एक चीज मुझे ये लगी कि भोजपुरी का इतना समृद्ध परिसर है और उनकी कविताओं में भोजपुरी के लिए कुछ ही शब्द आए। कुछ शब्द तो है, अनामिका जी बैठी हुई हैं, इनके पास भोजपुरी के कितने नायाब शब्द हैं, न केवल कविता में बल्कि गद्य में भी अद्भुत। तो ऐसे शब्द भी इन कविताओं में आने चाहिए थे। और मेरा ख्याल है कि आगे जब उनकी कविता आगे जब बढ़ेगी तो वो शब्द आएंगे। भोजपुरी में बहुत सारे ऐसे शब्द, राजनीतिक चेतना के भी शब्द,
इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। बोरसी, बोरसी एक कविता में जिक्र है आग जलाने में, तो हमारे पूर्वांचल में बोरसी होती है, और बोरसी में आग जो है बुझती नहीं, आगे आंधी तूफान जो भी आ जाए, लेकिन बोरसी में आग सुरक्षित रहती है। और सुबह जो है जाड़े के दिनों में हम लोग तापते थे, थोड़ा सा ऊपर राख को हटा दिया और नीचे जो है वो आग है। तो मैं इन शब्दों के साथ कुछ बातें जो मुझे कहनी थी, मेरा ख्याल है कि आगे अगर कोई बात फिर आई दिमाग में तो मैं कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया अरविंद जी आपके इस वक्तव्य के लिए। और मित्रों, अरविंद त्रिपाठी जी ने उनके पूर्ववर्ती संग्रह की भी बात की, तो इस अवसर पर मैं एक वीडियो फाइल यहाँ पर दिखाना चाहता हूं, जिससे सुभाष राय जी की जो पुस्तकें हैं तो उसकी एक झलक हम यहाँ देख पाएंगे। ये जो जिसकी अभी चर्चा कर रहे थे, पहले कविता संग्रह सुभाष राय जी की सलीब पर सच, इसकी भी बात अभी अरविंद त्रिपाठी जी ने की। जाग मछंदर जाग, यह जो उनके आलेख हैं राजनीतिक सामाजिक वे, और मूर्तियों के जंगल में जिस पर आज यह गोष्ठी हो रही है, अंधेरे के पार, पुनः एक उनके आलेखों का संग्रह। और यह जो आखिर क्यों लिखती हैं स्त्रियां, इसका एक संपादनकार रजनी गुप्त जी के साथ और हरे प्रकाश उपाध्याय जी के साथ मिलकर सुभाष राय जी करते हैं। आखिर क्यों लिखती हैं स्त्रियां, जो पत्रिका है जिसके जिन 10 अंकों की हमने बात की, उसमें से एक अंक इस विषय पर भी निकला, तो वहीं से संभवतः फिर यह किताब बनी है। अभी आग की बात अरविंद त्रिपाठी जी कर रहे थे, आग जिसके अपने कई कई निहितार्थ हैं जिस पर उन्होंने रोशनी डाली। एक कविता भी है सुभाष राय जी की, एक चिंगारी जरूरी। पूरी कविता नहीं पढ़ता हूं, उसकी अंतिम पंक्तियां हैं, शिकार करने या बन जाने का खेल। शिकार भी देखते हैं, जिसे इन्होंने कहा कि बार बार आग जैसा शब्द आता है, शिकार शब्द भी बार बार सुभाष राय जी की कविताओं में उपस्थित है। इसलिए भी कि हमारा यह जो समाज है वो इस तरह से उलझा हुआ एक समाज है, जिसमें शोषित या वंचित लगातार हाशिए पे ही जा रहे हैं, और शिकारी अपनी अपनी जो मतलब है वो साधते चले जाते हैं। वोट बैंक हो या एक दूसरे को लड़ाना हो धर्म जाति के नाम पर, जैसे भी, तो वो शिकारी अपना खेल खेल रहा होता है और लोग शिकार हो रहे होते हैं। लोग तब भी शिकार हो रहे होते हैं जब एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो आते हैं। कहीं ना कहीं वे उस बड़े खेल के हिस्से ही बन जाते हैं। तो इसी में भी आगे लिखते हैं, शिकार करने या बन जाने का खेल चल रहा निरंतर, मृत्यु से बचे रहने के लिए, मृत्यु से बचे रहने के लिए एक चिंगारी जरूरी है। आग मर गई तो तुम भी जिंदा नहीं रह सकते। यह जो हमारे भीतर की आग है, बोलने की आग, अभिव्यक्ति की आग, निरंतर अपने आप को और लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़े रहने की आग, तो या जो सदाशयता है, या जो एक उदात्त मनुष्य भाव है जिसे लॉन्जाइनस सब्लिमेशन कहते हैं, जो कविता के लिए एक बड़ा ही जरूरी पक्ष है, उन सब की बात यहाँ पर सुभाष राय जी करते हैं। जिस बोरसी की जो उष्मा है उसकी बात अभी आलोचक अरविंद त्रिपाठी जी ने की। तो इस कविता को पढ़ते हुए मित्रों, मुझे एक और कविता उदय प्रकाश जी की याद आती है, मारना। मैं सोचता हूं कि उसे भी हम सुन लें और इसके बाद हम लोग कवित्री और आलोचक अनामिका जी के पास चलेंगे। तो मारना कविता, इस कविता को सुनते हुए पढ़ते हुए, एक चिंगारी जरूरी, जो सुभाष राय जी की कविता है, कि किस तरह से आग मर गई तो तुम भी जिंदा नहीं रह सकते। कुछ ऐसे ही भाव महत्वपूर्ण कवि कहानीकार उदय प्रकाश जी अपनी कविता मारना में अभिव्यक्त करते हैं। छोटी कुछ एक पंक्तियां हैं, मैं पढ़ लेता हूं। आदमी
मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर जाता है। तो इस तरह से हिंदी कविता में, भारतीय कविता में ये तमाम अभिव्यक्तियां अपनी एक विशेष जगह रखती हैं, हम देख सकते हैं। आदरणीय अनामिका जी से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया अपनी बात रखें। अनामिका जी, माइक को ऑन कर लें। सबको प्रणाम। ये जो आग की बात अभी हुई और प्रतिरोध की, वो आगे बढ़ाते हुए मैं बस कहना चाहती हूँ बात कि प्रतिरोध के रैंडमनेस, उसके अलल टप्पू भाव के खिलाफ भी ये कविताएं जाती हैं। रैंडमनेस नहीं हो, अलल टप्पू भाव से कहीं कुछ हो जाए और फिर बुझ जाए। ये जो एक प्रक्रिया आंदोलन को, किसी भी आंदोलन को, चाहे वो वैचारिक आंदोलन हो या राजनीतिक आंदोलन हो, किसी भी आंदोलन को ये रैंडमनेस के बिना, सुविचारित संघ शक्ति के बिना और सुविचारित सहयोग धर्मी कौशल के बिना जो इधर उधर सुलगता है, उससे अवसाद ही होता है, धुआं ही उठता है। मुझे लगता है कि अग्नि तो है यहाँ, अग्नि के बुझने नहीं देने के लिए पर्याप्त हवा भी दी गई है, लेकिन ऊष्मा का रंग नाम की जो कविता है उसका अंत देखिए। इसी से मैंने यह भी जाना कि ताप ठीक ठाक हो तो ढाले जा सकते हैं नई दुनिया के खूबसूरत सपने। उद्दाम, दावानल या बड़वानल, इसको टेम करने के लिए जिस संघ शक्ति और सुविचारित नियोजन की आवश्यकता है, उस पर हम सब लगातार सोच ही रहे हैं। और सोच की यह आग जो है वो अलग अलग ढंग से अलग अलग तरह की कविताओं में फूट रही है। एक और दूसरे खंड की महत्वपूर्ण कविता है जिसके साक्ष्य से हम देख सकते हैं कि आग का ताप ठीक करने का ये जो सूत्र दे रहे हैं अपने संग्रह में, वो ताप कहां से ठीक होगा। चींटियां इसका शीर्षक है। अकेली चींटी को कुचल देना बहुत आसान है, पर जब एक साथ निकल पड़ती हैं करोड़ों करोड़ चींटियां, जंगल का राजा भी खाली कर देता है रास्ता। हम अभी भोजपुरी लोक की बात कह रहे थे अरविंद जी, आपको सूंड की वो कहानी, चिड़िया, वो लोक कथा भी याद ही होगी कि एक चींटी जब सूंड में चढ़ गई अकेली भी तो उन्मत्त हो गया हाथी और परेशान हो गया, लेकिन फिर भी अकेली एक क्रोध से, एक बिना क्रोध की सात्विक आक्रोश की अपनी अपना महत्ता है। अगर हम वाल्मीकि से भी शुरू करते हैं तो शुरुआत तो कविता की या आंदोलन की सात्विक आक्रोश से होती ही है। पहला उनको क्रोध ही आता है बहेलिए पर, लेकिन बाद में व्यक्ति के द्वेष से या घृणा की, मतलब सात्विक आक्रोश को घृणा का जो तत्व उससे है उसकी लौ कम करने के लिए उसका धुआं निकाल के, और तब उस आग का नियोजन कैसे करना है, इस पर अगर विचार करते हैं तो हमें गेटे की भी याद आती है। हो क्या गया है कि हम आत्मालोचन का पक्ष जरा सा भूल गए हैं।
आत्मालोचन जो हमें ये सिखाती है, जो गेटे कहते थे या गांधी कहते थे कि हेट द सिन एंड नॉट द सिनर, दूसरे से इतनी नफरत करना भी एक तरह से पॉलिटिक्स ऑफ अदरिंग ही है। उसको जनतंत्र में संवाद के लिए तैयार करने के लिए एक तो संघ शक्ति और दूसरा गांधी का और गेटे का ये उक्ति, जैसे गांधी की तो हम सभी जानते, मैं क्यों दोहराऊं। गेटे कहते थे कि कोई भी ऐसा अपराध नहीं है जो करता हुआ मैं स्वयं की कल्पना न कर सकूं। ये जो आत्मश्लाघा या क्या कहना चाहिए, बहुत अंग्रेजी में इसको ये कहते हैं स्नूटीनेस या सेल्फ राइटियसनेस, इसमें इतना समय और ऊर्जा हम लोगों ने पहले भी बर्बाद कर दी है कि हम मिलकर सोच नहीं पा रहे कि सामने वाला जो प्रतिपक्षी है, जो अन्याय कर रहा है, उसको संघ शक्ति से कैसे संवाद के लिए प्रस्तुत करें और अपनी जो जायज मांगे हैं वो कैसे मंगवा लें। तो मनवाना और वंचित के पक्ष में लोगों को खड़ा करना ये रैंडम प्रतिरोध से संभव नहीं है। मुझे लगता है कि पहले इनके संग्रह में सलीब के सच के सलीब पर टंग जाने का अवसाद था। शब्द उस संग्रह में लाशों की तरह बेचते हैं, बहुत तरह से मुझे जो एक इंप्रेशन याद आ रहा है उसके आधार पे। लेकिन इस संग्रह में संकल्प शक्ति है और सात्विक आक्रोश को संकल्प शक्ति से और संघ शक्ति से, जो कि जिसकी बात मार्क्स भी कहते थे और बुद्ध भी, बिना संघ शक्ति से और बिना खोले हुए, जैसे बुद्ध कहते थे कि खोलते हुए पानी में तो चेहरा दिखेगा नहीं, तो खोलना बंद करके इसी ताप के नियोजन की ये बात कर रहे हैं। ताप के नियोजन करके अपनी ऊष्मा की बात कर रहे हैं इस कविता में। ऊष्मा बरकरार रखें और ताप इतना ही रखें कि संवाद संभव हो सके और सामने वाले से घृणा से पेश आने के बदले औरत की दृष्टि से उसके साथ हमदर्दी भी की जा सकती है कि वो इतना पतित कैसे हो गया। सब औरतें ये हथियार आजमाती हैं, गांधी भी आजमाते थे। वो सामने वाले से बात करते थे, ये समझते थे कि इसका तो मतलब बात करने लायक तो ये आदमी है नहीं, लेकिन फिर भी हम बात करके देखते हैं, क्योंकि ये जो जिस दलदल में फंसा है, कर हो सकता था कि विशेष परिस्थितियों में हम भी फंस जाते। जैसे स्त्रियां सोचती हैं कि पुरुष इस तरह से क्या मारकाट मचाए हुए हैं या क्या गाली गलौज कर रहे हैं या क्या इस तरह से जबरदस्ती काम क्रोध लोभ का अतिरेक मचाए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो आती हैं संवाद के लिए और वो समझती हैं कि क्या ही ये सुधरेगा, लेकिन फिर भी अपने को काबू कर, अपना सात्विक आक्रोश काबू में करके संवाद के लिए प्रस्तुत तो होती हैं। और संघ शक्ति की भी बात, जैसे बहनापे की बात की जाती है, बहनापे में क्या है, प्रेम बेल, मीरा की प्रेम बेल ही सभी वर्गों, सभी वर्णों, सभी नस्लों, सभी तरह की स्त्रियों की जो चार के ऊपर एक परचम सा टांग देता है। एक जो ये संग्रह, मुझे लगता है ये दो सूत्र इस संग्रह में मूलतः मुझे समझ में आए। मुझे लगा कि आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण, संघ शक्ति और ताप का नियोजन ये लगातार ये कर रहे हैं और प्रश्नांकित तो कर रहे हैं लगातार, जो कि जरूरी भी है। देखिए, हमारी पीढ़ी भी कम से मुझे लगता है कि एक ही होगी और हमारा नैतिक भूगोल, जहां हम पैदा हुए, वो जगह भी एक जैसी है। हम लोगों ने हजार तरह की विडंबनाएं बचपन से देखी हैं अपने परिवेश में। उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार में पैदा हुआ जो व्यक्ति है और वो भी 60 के आसपास, थोड़ा इधर या थोड़ा उधर, उसको इतनी तरह का नेहरूवियन इरा का जो मतलब नेहरू युग का जो
परिताप था, या उस समय की जो विशृंखलताएं थी, या उस समय का जो अवसाद था, वो उस समय तक फिर भी, मतलब हम लोग जयप्रकाश और नेहरूलियन डिसइल्यूशनमेंट और जयप्रकाश की संपूर्ण क्रांति, इन दोनों का हमने देखा था। एक अग्नि प्रज्वलित हुई, फिर बुझी, एक अग्नि फिर इधर प्रज्वलित हुई, फिर बुझी। और हम लोगों ने जो बचपन देखा, उसमें हमें दो तरह के लोग आकर्षित करते थे। एक दो तरह के लोग सबकी मुक्ति की बात करते थे। इतना दुख देखा सब तरह परिवेश में, इतना दुख के जिसके भी पास, और मेरी एक दक्षिण भारतीय सहेली है, वो कहती है कि पास से देखो गुड़िया अनामिका, तो सबके ही डोसे में छेद है। इतना दुख क्यों है इस दुनिया में? वो हंस के ही कहती है, लेकिन कहती है। और सचमुच किसी के भी, हम लोगों का एक अंतरंग समाज है, इसलिए हम लोग पास से लोगों को देख ही लेते हैं, और जब पास से देखते हैं तो इतना दुख दिखाई पड़ता है कि घबरा जाता है आदमी। और उसके बाद आदमी सोचने लगता है कि मुक्ति कैसे, कहां से, सबकी मुक्ति का काम क्या कर ले कि आ जाए, मुक्ति हो जाए। तो छोटे छोटे उसके नुस्खे हैं। जैसे मेरी माँ कहती थी कि अपना दुख दूर करने का उपाय है कि दूसरे का दुख दूर करने में लग जाओ। ऐसे छोटे छोटे नुस्खे हमें हर जगह से मिलते रहते हैं। और बड़े लेवल पर, मैक्रो लेवल पर अगर हम देखें, तो हमें दो तरह के नुस्खे, दो तरह के लोग मिलते थे जो महामुक्ति की बात करते थे, मानव मुक्ति की बात करते थे। एक तो औघड़, साधु, सन्यासी, इस तरह के लोग जो कहते थे कि अपने को साध लो, खुद संभल जाओ, उसके बाद तुम में उतनी आभा आ जाएगी कि जो तुमको देखेगा वो राह पर आ जाएगा। खुद अगर राह पे रह गए, तुम अपने को संभाल लिए, अपनी वृत्तियां काबू में कर ली, तो दुनिया काबू में हो जाएगी। एक तरह से ये लोग। और दूसरी तरफ हमें उतने ही आकर्षित करते थे वो लोग जैसे जो बुद्ध की तरह, या अच्छा मुझे लगता है, छोड़िए बुद्ध की बात, भी इसी तरफ समझेंगे। साधु सन्यासियों का जो भाव था कि आत्म क्रांति कर लो, फिर बाहरी क्रांति सध जाएगी। अपने को सुधारो, फिर सामने वाले को का परिवेश तुम्हारे में ऐसी तेजस्विता आ जाएगी कि तुम्हारा परिवेश सुधर जाएगा, लोग तुम्हारी बात मानेंगे, तुम संघ शक्ति बना सकोगे। एक तरह से बुद्ध, गांधी वगैरह भी यही इसी कैटेगरी में, मुझे लगता है अम्बेडकर तक यही करते थे। उसके बाद लेकिन इक्वल उसी तरह से बराबर ढंग से हमें आकर्षित करते थे। दो तरह की क्रांतियों की बात हमने बचपन में सुनी, हमारे टीचर, हमारे परिवेश के और लोग। मार्क्स की त्वरित क्रांति, एकदम तख्ता पलटना है, और संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश आंदोलन, जिसकी ये पैदावार है, हमने अपने बचपन में जिसकी आग स्पष्ट देखी थी, बिहार और उस इलाके में खासकर। दोनों के अनुभवों से गुजरा हुआ जो व्यक्ति है, गुजर के मैंने जैसे मैंने सुभाष राय को पहचाना कैसे? सुभाष राय जी को पहली बार मैंने गोरखनाथ जी के बारे में बोलते हुए सुना था। और अभी मैं लगातार जब फोन पर उनसे संवाद होता है तो उनको अक्का महादेवी के अनुवाद में डूबा हुआ पाती हूँ। भक्ति की जो दो धाराएं हैं, या मुक्ति की या मोक्ष की, सार्वजनिक मुक्ति की जो दो पुरानी वाली धारा थी, उसमें भी दो पक्ष थे। एक तो उसमें पक्ष था निर्गुण वाला, एक सगुण वाला। अब निर्गुण वाले क्या कहते थे कि अपना अहंकार बड़ा करते 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 इतना बड़ा कर लो कि सारी दुनिया उसमें समा जाए। अब सगुण वाले क्या कहते थे, अपना अहंकार छोटा करते 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 इतना खत्म कर लो कि तू मैं ही न रहे, कोई दूसरा दिखे ही नहीं। पॉलिटिक्स ऑफ अदरिंग के दोनों खिलाफ थे, ये बहुत बड़ी अच्छी बात थी इनमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये संग्रह गोरख का वो जो मुखर और क्या कहना चाहिए, वो जो अक्खड़ प्रतिरोध था, और अक्का महादेवी का जो मसृण सगुण प्रतिरोध वो था, भाव वाला पक्ष था,
इन दोनों उत्ताल तरंगों के बीच कबीर के घट की तरह हमारी पीढ़ी के ज्यादातर लोगों का मन है, और सुभाष जी का तो है ही, फुटा कम जल 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 ही समाना, यह तत् कहो कथो ज्ञानी, अहंकार का घट फूटे और बाहर का पानी भीतर के पानी से एक हो जाए। ये तो है ही इनके भीतर एक बेचैनी, जिन बेचैनियों की बात अर्पण शुरू में कह रहे थे, ये बेचैनी तो है ही। दूसरी तरफ लेकिन ये भी बेचैनी है कि आखिर हम कितना धीरज रखें और आत्म परिष्कार करें, आत्म क्रांति करें, मगर वो सुबह कभी तो आएगी, तो आखिर कब आएगी? ये अधैर्य भी बहुत स्वाभाविक है। इसीलिए इन्हें लगता है जैसे बुद्ध ने भी संघ की बात की, मार्क्स ने भी संघ की बात की और किसी हद तक जयप्रकाश ने भी संघ की बात की कि जो वंचित जन है उनका एक संघ बने, और संघ जो हो वो उस तरह से धुआं के इस तरह से बेलौस लपट की तरह ना हो, जनतांत्रिक ढंग से संवाद के लायक प्रस्तुत करे प्रतिपक्षी को, अन्यायी को, अत्याचारी को। उसके लिए हम लोग मिलजुल के रहें, मिलजुल कर सब जितनी भी वंचित शक्तियां हैं एक सबल प्रतिपक्ष बनाने में वो स्वाभाविक हो, और प्रतिपक्ष भी उतना नहीं हिंसक, उतना ही वो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता, वो सोच बहुत महत्वपूर्ण होती है। पॉलिटिक्स ऑफ अदरिंग होती है जो असल चीज, जो अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को घटिया समझती है, दोयम दर्जे का समझती है। ये है विचार जिसका प्रतिरोध होना है। दुनिया में एकात्मता पूरे विश्व की एक बड़ी चीज है, और जो भी दृष्टि संपन्न व्यक्ति होता है वो ये जानता है कि दुनिया में किसी वर्ग, किसी वर्ण, किसी नस्ल में पैदा हुआ आदमी, किसी धर्म, किसी ब्रैकेट में पैदा हुआ आदमी एक ही तरह से एकात्म है, एक इंटरकनेक्टेड वेब है ये दुनिया। और जिस समझ के साथ अगर हम संघ शक्ति का विकास करेंगे और वाल्मीकि की तरह अपने सात्विक आक्रोश को अपने प्रज्ञा शासित भाव से आत्म क्रांति करते हुए बाहर की क्रांति की ओर, संवाद परक क्रांति की ओर जाएंगे, तो शायद वो इनका सपना सच होगा। और इसी सपने की ये बात करते हैं जब ये कहते हैं कि वो सुंदर सपना जिसकी अभी मैंने शुरू में चर्चा की। बाद के इनके खंडों में मूर्तियों के जंगल की बात करते हुए ये खुद कुछ मूर्तियां उठाते हैं। पितृपक्ष की बात करते हैं, माँ की, पिता की, खोए हुए भाई की, मृत्यु जैसे बड़े सत्य की, और उससे जुड़ी जिस तरह की किंवदंतियां हैं उनके साक्ष्य से तुलसी बाबा को भी एक जगह वो प्रश्नांकित करते हैं, जो कहते हैं कि भय बिनु होई न प्रीति का एक प्रतिपक्ष पैदा करते हैं। तो एक बेचैन व्यक्ति दो ध्रुवांतों के बीच टहलता हुआ जिस तरह के प्रश्न उठा सकता है, एक जेन्युइन व्यक्ति वो उठाते हैं, और हम सबको साथ चल के, साथ मिलके, बिना आपा खोए एक स्वस्थ और सबल प्रतिपक्ष रचने की ये बात कहते हैं। जो बात इस तरह से कहना मतलब बहुत ही आसान नहीं होता। अभिधा की कविता बुनना, मुक्तिबोध की आपने बात की, लेकिन मुक्तिबोध के यहाँ फैंटेसी का प्रयोग था। वो कहते थे कि फैंटेसी यथार्थ की मुंह लगी बेटी है। यहाँ फैंटेसी नहीं है, वो सीधी सीधी बात कहना चाह रहे हैं, और ये आकुलता ही मुझे लगता है एक बहुत सुंदर बात है। और जहां से भी जो भी मिलता है, जो किसी के दमन और शोषण और अवमूल्यन की बात करता है, उससे संवाद करके, उसको डिमोरलाइज करके, उससे तर्क करके कविता कैसे उसको राह पर ला सकती है, इस सोच में पड़े हुए आदमी का जितना अभिवादन किया जाए उतना अच्छा है। तो और आगे कभी बात चलती है तो हम करते हैं। जी शुक्रिया अनामिका जी, जी आपके इस बेहद सारगर्भित
वक्तव्य के लिए। मित्रों, अनामिका जी को सुनना हमेशा ही अपने आप को समृद्ध करना है। इतने सारे संदर्भों के बीच वे अपनी बात रखती हैं। एक कवित्री मन किस तरह से अपनी समान पीढ़ी के कवि को पहचानती हैं, इसकी भी बात की। और एक अध्येता और आलोचक मन उस समान धर्मी कवि की कविताओं की जो विभिन्न परतें हैं उसको किस तरह से एक एक कर हमारे सामने लाता है। मित्रों, अनामिका जी ने अभी संघ की बात करते हुए कार्ल मार्क्स को और उनसे पहले बुद्ध को और बाद में जयप्रकाश नारायण जी की भी बात की। जेपी क्रांति से भी जुड़े रहे हैं सुभाष जी। अभी हाल ही में प्रेमचंद जयंती भी संपन्न हुई। 21 जुलाई को लोगों ने प्रेमचंद जयंती काफी धूमधाम से मनाई। तो वहां प्रेमचंद भी किस तरह अपने कथा साहित्य में निरंतर किसानों और मजदूरों के संघ को लेकर विचार कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि आजादी तो देर सवेर मिल जाएगी, मगर ये जो किसान हैं, ये मजदूर हैं, वे हाशिए पर जा रहे हैं कई कई कारणों से। उसमें एक कारण तो सूदखोरी की वह व्यवस्था थी जिसमें उस समय के किसान रह रहे थे, और अब भी यह परंपरा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। तो ऐसे में आजादी किन लोगों के लिए होगी और ऐसे में ये किसान, ये मजदूर क्या करें? तो वहां पर कई कई कोणों से प्रेमचंद विचार करते हैं और किसानों मजदूरों के संघ को लेकर अपनी बात रखते हैं। एक और बात जो अनामिका जी के वक्तव्य में आई वह बेहद खास, कि किस तरह से व्यक्ति नहीं उसकी सोच महत्वपूर्ण होती है। कई ऐसी कविताएं हैं सुभाष राय जी के यहाँ जहां उस सोच की बात वे करते हैं। कई बार वह सोच खतरनाक होती है जिसकी ओर कभी इशारा करता है, और कई बार वह सोच सकारात्मक और संरचनात्मक भी होती है। जाहिर है कि कवि उसे भी रखता चलता है। तो जिस कविता को उन्होंने पढ़ा भी था वह देखिए कितनी खास है ये पंक्तियां। मैं एक बार दोहराता हूं और आलोचक सूरज पालीवाल जी के पास चलता हूं सुभाष जी की इन पंक्तियों के साथ, कि किसी को भी तीलियां रखने की मनाही नहीं। दिया सलाई का जो डब्बा है वो हम सभी की जेब में है। किसी को भी तीलियां रखने की मनाही नहीं, अक्सर हत्यारों के दिमाग में पाई गई है तीलियां। आदरणीय सूरज पालीवाल जी, स्वागत और अनुरोध की माइक को ऑन कर लें। सूरज जी, आप सबको नमस्कार। भाई अरविंद त्रिपाठी और अनामिका जी के बाद कविताओं पर बोलना और अपने मित्रवर सुभाष राय जी की कविताओं पर बोलना निश्चित रूप से जटिल काम है। सुभाष राय जी का ये जो संग्रह है मूर्तियों के जंगल में, जिसकी चर्चा अरविंद जी ने भी की और अनामिका जी ने तो बहुत विस्तार से की और बहुत दूसरे संदर्भों में भी की और बृहद संदर्भों में की। मित्रों, सुभाष राय एक तो जैसा जिक्र हुआ कि एक उम्र के बाद आए, यानी छठे दशक में, लगभग छठे दशक में, यानी वो जो है उम्र के छठे दशक में लगभग 60 वर्ष की उम्र में मुझे लगता है कि हिंदी में बहुत कम कवि हैं जिनके संग्रह प्रकाशित हुए। हालांकि हमारे सामने एक ये भी उदाहरण है कि नागार्जुन, त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल, इनके संग्रह भी बहुत जल्दी नहीं आ गए थे। इनके संग्रह नरेश सक्सेना जी का भी संग्रह काफी बाद में आता है, काफी बाद में आया जी। लेकिन ये तो एकदम प्रौढ़ वय में आए, और ये उस समय आए जब इन्होंने पत्रकारिता जीवन लगभग छोड़ दिया था। पत्रकारिता का मैं ये नहीं मानता कि पत्रकारिता छोड़ने से या किसी अखबार की नौकरी से छुट्टी पा लेने से पत्रकारिता का जो विवेक है या जो पत्रकारिता की जो प्रवृत्ति है
वो खत्म हो जाती है, वो इन कविताओं में देखी जा सकती है। और हम देखते हैं कि सुभाष राय जिस तरह से अपनी कविताओं में अपने समय की घटनाओं को दस्तावेज बनाते हैं, ये जो खूबी है बहुत कम कवियों में पाई जाती है। अरविंद जी ने कहा कि वो राजनीतिक चेतना के कवि हैं, निश्चित रूप से, क्योंकि हम ये अक्सर कहते हैं, हम कहानियों में भी कहते हैं, उपन्यासों में भी कहते हैं, कविताओं में भी कहते हैं कि जिस कवि में राजनीतिक समझ नहीं है वो अपने समय का प्रतिनिधि कवि हो ही नहीं सकता। ये बात दूसरी है जिसके लिए मुक्तिबोध ये कहते हैं कि बगैर स्थानीय हुए बिना वैश्विक आप नहीं हो सकते। इसलिए पहले तो स्थानीय होना पड़ेगा, अपने समय को, अपने समाज को, अपने आसपास को। जैसे पते वाली जो कविता है कि सुभाष राय कैसे अपने पते को बताते हैं, और उस पते में केवल उस गोल्ड बिल्डिंग को ही नहीं बताते, बल्कि वो जो उनकी जो काम करने वाली आने वाली जो एक लड़की है कि जब वो कह के जाती है कि भैया मैं जा रही हूँ, उसको भी अपने पते में शामिल करते हैं। इससे एक कवि की जो संवेदना है और एक कवि का जो सोच है वो भी दिखाई देता है। दूसरा कि आप जानते हैं कि इस समय तो क्या लगभग मुझे लगता है कि अधिकतर समय कविताएं सबसे ज़्यादा लिखी जा रही हैं आज भी हिंदी में, और विश्वविद्यालय तो मेरे ख्याल से खान है कविताओं की। विश्वविद्यालय खान इसलिए है कि हर अध्यापक के पास 10 शोधार्थी होते हैं, और जाहिर है कि वो 10 शोधार्थी उनकी कविताओं के बड़े प्रशंसक भी होते हैं। इसलिए हर अध्यापक को ये लगता है कि वो कवि है, और उसे ये भी लगता है कि वो आलोचक भी है। लेकिन कवि होना उतना सरल नहीं है। कितने कवि हैं जो अपने समय में कविताएं लिख रहे हैं लेकिन अपने समय की मुख्य धारा से जुड़ भी पा रहे हैं। अपने समय की मुख्य धारा से जुड़ना और अपने समय को एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना कविता के स्तर पर ये कठिन काम है, और ये निश्चित रूप से कठिन डगर है। ये सामान्य डगर तो नहीं है कम से कम। और इस डगर पर मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता का एहसास हो रहा है कि भाई सुभाष राय इस डगर पर बखूबी चल रहे हैं। उन्हें समझ है अपने समय की भी, अपने समाज की भी, अपने आसपास की भी। वो इसलिए कि जिन कविताओं का अधिकतर जिक्र हुआ आग के बारे में, कि आग पर, मुझे नहीं लगता कि आग पर कितने कवियों ने कविताएं लिखी हैं, लेकिन सुभाष राय जिस नए तरीके से आग को विश्लेषित करते हैं और जीवन के लिए आवश्यक मानते हैं कि आग जीवन के लिए कितनी आवश्यक है, हमारे जीवित रहने के लिए भी और हमारी सृष्टि के जीवित रहने के लिए भी। लोग कहते हैं कि यदि आग नहीं होती और ताप नहीं होती तो इस पृथ्वी पर इतनी दुर्गंध होती कि रहना मुश्किल हो जाता। यह समझ और ये विवेक सुभाष राय जी के पास है। आग पर उनकी एक कविता है जिसका उल्लेख मैं भी करना चाहता हूँ। वो कविता का है, कविता की संभावना से परे आकाश की ओर उठती है हमेशा, गिरती नहीं, मरती नहीं, आंसू के ठीक पीछे खड़ी रहती है आग। अभी आंसू के ठीक पीछे खड़ी रहना आग का यह प्रयोग मुझे लगता है कि भाई सुभाष राय का अपना एक प्रयोग है जिससे आग और स्पष्ट हो जाती है कि आग की भूमिका क्या है। एक इसी तरह की एक और कविता है, सूरज से पृथ्वी में आई आग, चिड़ियों के पंखों में, इंद्रधनुष में खिली, मनुष्य के रक्त में बह चली, रंगों में बदलकर ब्रह्मांड में बिखर गई, धीरे धीरे फूलों में उतरी और महक उठी। वो आग की ताप की बात तो करते हैं, क्योंकि सूरज तो केंद्र है आग का,
और ताप का, लेकिन वहां से उतर करके वो जो दृश्य बुनते हैं कि चिड़ियों के पंखों में, इंद्रधनुष में, मनुष्य के रक्त में, रंगों में, और फिर फूलों में उतरी और महक उठी। आग का ये जो प्रयोग है, कि जो एक कविता जो उन्होंने सुनाई थी कि बच्चों को लेकर के, कि हम बच्चों को भी बताते हैं, जिसका संदर्भ अरविंद त्रिपाठी जी ने भी किया, कि हम अपने बच्चों को बताते हैं कि आग को छूना मत छूना आग को। ये बात सही है, लेकिन जब आग आकाश से उतर करके और फूलों में उतर जाए और महकने लगे, मुझे लगता है कि इस तरह का जो प्रयोग आग का है वो दुर्लभ प्रयोग है, और ये वही कवि समझ सकता है जिसको जीवन में उस आग को झेलना पड़ा हो, जो जीवन की बेचैनी और जीवन का आक्रोश लिए ही वो होती है, और जिसकी विडंबनाएं हम जीवन में रोज देखा करते हैं, जिसका जिक्र अनामिका जी ने भी किया। दुख का, विडंबनाओं का, परेशानियों का ये जो आग है उतर करके कैसे फूलों में उतरती है और फिर महक उठती है। मित्रों, सुभाष जी अपनी कविताओं में आग को लेकर के और कोरोना को लेकर के, मुझे लगता है कि कोरोना पर जितनी सार्थक और जितनी आक्रोश भरी कविताएं सुभाष जी के पास हैं, और कवियों के पास भी होगी, मैं कोई इस तरह से नहीं कह सकता कि सुभाष जी अकेले कवि हैं जिन्होंने, क्योंकि कोरोना पर तो एक किताब भी आ चुकी है कि जिन्होंने कोरोना पे कविताएं लिखी हैं, संपादित किताब है। लेकिन जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि सुभाष जी किस तरह से अपने समय की घटनाओं का दस्तावेजीकरण करते हैं और कविता में करते हैं। घटना तो आप भी देखते हैं, घटना हम भी देखते हैं। जिस घटना का जिक्र मैं करने जा रहा हूं उस घटना को मैंने भी देखा टेलीविजन पर, आपने भी देखा होगा, और यह भी है कि उस रात हम शायद पूरी नींद नहीं सो पाए हों। लेकिन सुभाष जी जिस तरह से उसका जो जिक्र करते हैं कि एक स्त्री स्टेशन पर मृत थी, मर गई थी, और उसके बच्चे को ये पता ही नहीं था कि उसकी मां इस दुनिया में नहीं है। ये जो विडंबना है, ये जो दुख है, ये कवि की भाषा में कैसे व्यक्त होता है, इसको सुभाष जी ने लिखा। अभी अभी उसने दोनों पांवों पर खड़ा होना सीखा है, बच्चा छोटा है, अभी अभी उसने दोनों पांवों पर खड़ा होना सीखा है। अभी वो दौड़ना चाहता है, अभी वो खेलना चाहता है, अभी वो भूखा नहीं है, अभी उस पर कोई डांट नहीं पड़ी, अभी उसके रोने की कोई वजह नहीं, अभी उसकी माँ सोई है प्लेटफार्म पर, अभी उसे नहीं पता कि माँ की ट्रेन छूट चुकी है, अभी वो इतना ही जानता है कि माँ जल्द उठेगी, अभी वह माँ की चादर से खेल रहा है, अभी उसे क्या मालूम कि कोई उसकी जिंदगी से खेल रहा है। मित्रों, इस कविता को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि वो दृश्य, जिस दृश्य को हम बाद के दृश्यों में बिला चुके हैं या भूल चुके हैं, वो दृश्य जब इस कविता को पढ़ने के बाद फिर से सामने आता है तो वो दर्दनाक घटना कि जिस बच्चे की मां मर गई हो और वो अकेला हो, अबोध हो और स्टेशन पर हो, जिसका अपना कोई नहीं हो, केवल माँ बेटे हैं, उस बेटे की पीड़ा को जिस तरह से भाई सुभाष राय ने व्यक्त किया है इस कविता में, मुझे लगता है कि एक घटना जिसको कई महीने हो चुके हैं या कई साल हो चुके हैं और जो हमारे मानस से हट भी चुकी है, एक कवि जब याद करता है तो कितना भावुक होकर के याद करता है और कैसे उस घटना को एक दस्तावेज बना देता है कि उस बच्चे को नहीं मालूम। आप जानते हैं कि किसी बच्चे का और अबोध बच्चे की माँ का न रहना कितना बड़ा कष्टकारक है, केवल भविष्य के लिए नहीं बल्कि मुझे ये लगता है कि उसके बचपने के लिए भी कितना कष्टकारक है। इसको भाई सुभाष राय जिस तरह से व्यक्त करते हैं वो दुर्लभ है। मित्रों,
मुझे बार बार ये लगता है कि कविता अपने समय की कविता यदि नहीं है, और यदि कविता अपने समय को रेखांकित नहीं करती, अपने समय की विभीषिकाओं को रेखांकित नहीं करती, अपने समय की विडंबनाओं को रेखांकित नहीं करती, तो उस कविता को, कितनी भी बड़ी कविता हो और कितना भी बड़ा कवि हो, हम क्यों पढ़ें? भाई सुभाष राय इस बात से परिचित हैं, और वो एक तरह की पूर्व में ही उन कविताओं को लिख देते हैं। जैसे मुझे याद आ रहा है कि मणिपुर में एक बड़ी घटना घटी जिसको लेके हम सभी शर्मिंदा हैं, कि 2 स्त्रियों को जिस तरह से निर्वस्त्र करके घुमाया गया और लोग उसका वीडियो बना रहे थे, तमाशा देख रहे थे और नोच रहे थे, खसोट रहे थे। उस घटना को कई वर्ष पूर्व भाई सुभाष राय लिखते हैं कि औरतों से कहा गया है बेवजह चौखट न लांघें। लोग चौराहों पर नंगा कर रहे स्त्रियों को और निर्ममता से फाड़ रहे उनका स्त्रीत्व। मैं जब इस कविता को पढ़ रहा था तो मुझे एक बात विशेष रूप से मेरे मन में कौंध रही थी कि भाई सुभाष राय इतने चेतस कवि हैं कि वो ये नहीं कहते कि स्त्रीत्व की जगह वो कपड़ों या उनके वस्त्रों को फाड़ रहे थे उन्हें नंगा करने के लिए, बल्कि वो कहते हैं कि और निर्ममता से फाड़ रहे उनका स्त्रीत्व। स्त्रीत्व जाहिर है वो कपड़ों से बहुत आगे की चीज है, जिसको बचाए रखने के लिए स्त्री अपना जीवन दे करके, अपनी जान दे करके भी कोशिश करती है। अनामिका जी बैठी है, बहुत संवेदनशील कवित्री है, वो जानती हैं कि स्त्रीत्व के मायने क्या है और स्त्रीत्व को जीना और स्त्रीत्व के लिए जीना दोनों में कितना अंतर है। भाई सुभाष राय वस्त्र नहीं लिखते, वस्त्र लिखते तो हो सकता है कि कविता उतना प्रभाव न डालती, लेकिन वो लिखते हैं कि और निर्ममता से फाड़ रहे उनका स्त्रीत्व। ये अद्भुत कविता। एक कविता और जिसका अभी यहाँ राजस्थान में एक घटना घटी, आप सब लोगों ने पढ़ी भी होगी, अखबारों में सुनी भी होगी, टीवी पर, कि एक नाबालिग लड़की के साथ गांव में जिन लोगों को उसके पिता ने जमीन दी थी जोतने बोने के लिए, उन्हीं लोगों ने उस नाबालिग लड़की को जब वो अकेली जानवर चराने गई जंगल में, तो बलात्कार किया। और बलात्कार करके आप जघन्य अपराध ये देखिए कि उन आदमियों की पत्नियों ने उसे भट्टी में झोंक दिया, और वो जब न जली तो उसको तालाब में फेंक दिया उठा करके, उसकी राख को और उसकी अस्थियों को। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी और बुरी घटना है, शर्मनाक घटना है। इस पर भाई सुभाष राय लिखते हैं, जब एक बच्ची को कुछ भाषियों ने पहले बुरी तरह रौंदा, फिर जलाकर मार दिया, मैंने ईश्वर को आवाज दी। मैं जानना चाहता था बच्ची का दोष क्या है, वह खामोश रहा। मैं हर किसी से पूछ रहा हूँ, क्या वेदना के किसी पल में कभी ईश्वर ने तुम्हारे माथे पर हाथ रखा? कोई कुछ बोलता नहीं। ऐसे पल में हम मध्य वर्ग के लोगों को ईश्वर याद आता है, लेकिन ईश्वर की जो निरीहता है, ईश्वर की जो चुप्पी है, कि दुख में हम ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन वह ईश्वर कुछ नहीं बोलता। ईश्वर ने कभी किसी के माथे पर हाथ रख करके संतोष के लिए या संवेदना के लिए कुछ नहीं कहा आज तक। उस बच्ची की इस निर्मम दुर्घटना को किस तरह से सुभाष राय ईश्वर के साथ जोड़ करके देखते हैं, और ये बताते हैं कि किस तरह से इस अमानवीय समाज में हम रहने के लिए विवश हैं। तो मुझे ये लगता है कि सुभाष राय जिस तरह से अपने समय पर हस्तक्षेप करते हैं, चाहे वो आग के माध्यम से, चाहे कोरोना के माध्यम से, चाहे अपनी समकालीन घटनाओं के माध्यम से, ये एक कवि की बड़ी विशेषता है। इसलिए
वो अपने समय को भी नहीं छोड़ते। वो अपने समय में भी एक कविता लिखते हैं। एक था राजा, प्रजा को साफ साफ कह दिया गया है, राजा सबसे बड़ा सच है, याद रखे बाकी सब भूल जाए। राजा स्मृति की मोटी खोल में जाकर बैठ गया है और समूची क्रूरता और बर्बरता के साथ इतिहास लौट आया है वर्तमान में। इतिहास का वर्तमान में लौटना क्या है? मुझे लगता है इतिहास का लौटना नहीं, बल्कि हम आदिम युग में लौट रहे हैं। हम कितनी भी तकनीक की बात कर ले, कितनी भी विज्ञान की बात कर ले, कितनी भी विकास की बात कर ले, लेकिन एक राजा है और उसका आदेश है कि वो हमें आदिम युग की ओर लौटा रहा है। यानी हम देख भी पीछे रहे हैं और लौट भी पीछे रहे हैं। ये विज्ञान का युग नहीं है, जिसको पंडित नेहरू कहा करते थे कि विश्वविद्यालयों का काम है कि वो वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करें। वो वैज्ञानिक चेतना नष्ट की जा रही है और विश्वविद्यालयों में अब उन लोगों की एंट्री हो रही है, उन लोगों को लाया जा रहा है जो हमें आदिम युग की ओर लौटाने की जो लौटा करके ले जा रहे हैं। मित्रों, ये दुखद पक्ष है और इस दुखद पक्ष को और अपने समय के दुखद पक्ष को कैसे सुभाष राय एक राजा की आज्ञा मान करके इतिहास लौट आया है वर्तमान में। वो इतिहास जिसको हम छोड़ चुके थे, जिससे हम बहुत आगे आ चुके थे और हम अपनी स्वतंत्रता की, अपनी स्वायत्तता की कामना करने लगे थे, उस इतिहास को भूल करके, उस चेतना को भूल करके, स्वतंत्रता की, स्वायत्तता की चेतना को भूल करके फिर से हमें आदिम युग में ले जाया जा रहा है। यह इंगित करना जोखिम भरा काम है और ये जोखिम एक पत्रकार ही ले सकता है। और सुभाष राय जी के पास मैं जैसा कहना चाहता हूं कि सुभाष राय जी मूलतः आक्रोश के कवि, इनमें आक्रोश है। आग पर कविता लिखते हुए भी और कोरोना पे कविताएं लिखते हुए भी और अपने समय पर कविताएं लिखते हुए भी सुभाष जी जिस तरह से जो आक्रोश को स्थान देते हैं, इसलिए वो कहते हैं तर्क को कुफ्र घोषित कर दिया गया है और काफिरों के कत्ल का हुक्म है। किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, लिखें तो प्रशस्तियां लिखें या फिर कुछ न लिखें। ये हमारे समय का सच है कि आज जो लोग आगे जा रहे हैं, जिन लोगों को आगे ले जा रहा है, या जो लोग प्रमुखता से छाए हुए हैं, चाहे अखबार में, चाहे टीवी में, चाहे राजनीति में, वे वो लोग हैं जो केवल प्रशस्तियां लिखना जानते हैं, वो आक्रोश लिखना नहीं जानते, वो अपने समय का सच लिखना नहीं जानते, वो अपने समय से रूबरू होना नहीं चाहते, अपने समय की वास्तविकता से वो उन्हें पहचान तो है अपने समय की वास्तविकता की, लेकिन उस पहचान को बताना नहीं चाहते, बल्कि उसे छुपाना चाहते हैं, क्योंकि एक राजा का हुक्म है। सुभाष जी चेतस कवि है, राजनीति की समझ है उनके अंदर और पत्रकारिता का अनुभव है, इसलिए अपने समय को जिस तरह से वो लिखते हैं और जिस तरह से व्यक्त करते हैं, मुझे लगता है कि ये सामान्य स्थितियां नहीं है। इसलिए अंत में एक कविता और उनकी उद्धृत करना चाहूंगा। बच्चे नहीं डरते, बच्चे किसी तानाशाह की नाक से चश्मा खींच सकते हैं और उसे तोड़कर फेंक सकते हैं। जब भी लड़ाई बड़ी हो, डर लगे, बच्चों को पुकारना चाहिए। वे भेड़िए की पूंछ खींच सकते हैं, सांप का फन दबोच सकते हैं, मौत को दोनों हाथों से दबोचकर दांतों के बीच कुचल सकते हैं। ये दांतों के बीच दबोचकर कुचल देना, ये भाई सुभाष राय की कविता की अपनी विशेषता है और ये विशेषता अपने समय के सच को से रूबरू होने के बाद और एक अपने अंदर साहस पैदा करने के बाद भाई सुभाष राय के अंदर जागृत हुई है, जिसको वो कविता में अपने समय का दस्तावेज बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया सूरज पालीवाल जी।
इस वक्तव्य के लिए। और मित्रों, हमारे साथ तमाम लेखक गण, भावक गण जुड़े हुए हैं। रामधानी द्विवेदी जी की भी प्रतिक्रिया आ रही है। सुभाष राय जी की कविताओं में आक्रोश और ताप रह रहकर सामने आते हैं। हमारे साथ स्वप्निल श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। सूरज जी ने सुभाष जी की कविताओं की अच्छी व्याख्या की और पूर्व के वक्ताओं पर भी तमाम प्रतिक्रियाएं आती रही, जिन्हें मैं स्क्रीन पर रखता रहा, जिनमें मनकामना शुक्ल पथिक, राकेश मिश्र, हीरालाल राजस्थानी, कंचनजंघा पत्रिका, प्रताप राव कदम और तमाम दूसरे लोग, बसंत सकरगाये जी, देवांशु पाल और दूसरे मित्रगण, श्री प्रकाश शुक्ल जी जुड़े रहे, नीरज दैया जी, प्रभा मिश्र जी, सभी लोग। और कुछ एक मित्रों के नाम ले लूं, सत्या शर्मा कीर्ति, धर्मेंद्र यादव, जयश्री पुरवार, सत्यनारायण मिश्र और कई मित्रों के नाम अभी संभव है कि छूट भी रहे हों। एक बेहद खास कविता, मुझे लगता है कि इसकी भी चर्चा होनी चाहिए थी और वह चर्चा सूरज पालीवाल जी ने की। बच्चे नहीं डरते, मौत को दोनों हाथों से दबोचकर दांतों के बीच बच्चे कुचल सकते हैं। तो यह जो कविता है बच्चों को लेकर, बचपन को लेकर, और ऐसी कई और कविताएं भी हैं सुभाष जी के पास, जहां वे निर्भयता के लिए बचपन में आश्रय लेते हैं। अभी सूरज पालीवाल जी ने समाज की कई ऐसी जो दर्दनाक, अमानवीय घटनाएं हैं बच्चियों के प्रति, स्त्रियों के प्रति, उनकी चर्चा की और उनके बीच जो कविता कैसे संभव होती है इसकी बात की। इन तत्काल की समस्याओं पर कविता लिखने का एक खतरा भी होता है कि वो बस एक रिपोर्ट मात्र होकर रह जाती हैं, या कई बार उसकी उम्र उतनी नहीं होती जितनी किसी कविता की होनी चाहिए। ऐसे में कोरोना की चर्चा की सूरज जी ने, और इन घटनाओं की, बलात्कार की घटनाएं हों या अमानवीय व्यवहार जो कम उम्र की लड़कियों के साथ हो रहे हैं, उन सब पर कविता को इस तरह से रचना कि वह सिर्फ रिपोर्टिंग मात्र होकर न रह जाए, वह बहुत दूर तक वह अमानवीयता हमें कचोटे। सुभाष राय इसके भी कवि हैं। इसलिए हमने यह बात कही कि जब निर्भयता वयस्कों में दिखाई न पड़े, जब मध्य वर्ग, अभी आलोचक पालीवाल जी ने यह बात कही कि मध्य वर्ग जब ईश्वर को याद करने लगे, तो इस निर्भयता के लिए अगर हम बच्चों के पास जाते हैं तो यह भी एक छोटी बात नहीं है, एक बड़ी बात है जो सुभाष राय का कवि संभव करता है। उनकी कविताओं में मासूमियत और प्रेम, मुझे लगता है इस पे भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि यह भी बड़े सघन रूप में उपस्थित हैं। हम सभी जानते हैं मासूमियत से मनुष्यता बचती है और प्रेम हमारे जीवन को आसान करता है। आज हिंसा और प्रतिहिंसा का जो यह समय है, इसमें कहीं ना कहीं मासूमियत और प्रेम जो है संभावनाओं के द्वार भी खोलते हैं। इस संग्रह में और पहले के भी संग्रह में कई ऐसी कविताएं हैं जहां हमें ये विशेषताएं मिलती हैं। और जो बात अभी हमने की कि मासूमियत का एक सर्जनात्मक उपयोग सुभाष राय जी के यहाँ संभव होता है, वह ऐसे कि जब बच्चे वाली जो है कविता है, इस तरह की जब कविता वे लिखते हैं और निर्भयता के लिए उनकी दुनिया में जाते हैं। एक और कविता यहाँ पर रखता हूं और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष के पास चलते हैं। अभी प्रेम की बात की तो प्रेम पर भी एक कविता है, चिट्ठियां नाम से। दो कविताएं हैं। मैं सोचता हूं कई मित्रगण इस संग्रह से नहीं भी गुजरे होंगे, तो उनके लिए ये दो बड़ी प्यारी कविताएं हैं प्रेम पर, चिट्ठियां। इनको पढ़ते हुए मैं आज के अध्यक्ष को आमंत्रित करता हूं, आदरणीय राजेश जोशी जी को। पहले ये कविताएं, चिट्ठियां।
मैं लिखता रहा लगातार चिट्ठियां तुम्हारे नाम, बस तुम्हारा पता नहीं था मेरे पास। अब चिट्ठियों से भर गया घर, अब चिट्ठियों से भर गया घर, मैं आ गया बाहर। तुम्हारा पता मिले तो मुझे वापस जाने का रास्ता मिले। तो जब चिट्ठियां कहीं भेजी नहीं जाएंगी, ये चिट्ठियां खुद लिख करके कभी अपने पास रखता चला जाएगा, तो कभी एक दिन बाहर हो जाएगा। तो उसे यह प्रतीक्षा है कि पता मिले, चिट्ठियां उस तक पहुंचे। तो बड़ी ही प्यारी कविता और अर्थ गजीन कविता, इसके अपने कई कई अर्थ हैं जिस पर विस्तार से बात की जा सकती है फिर कभी। और इसी की जो अंतिम कविता है, मैंने लिखा प्यास और एक नदी बह निकली, मैंने लिखा प्रेम और धरती आसमान से लिपट गई, मैंने लिखा सपने और कंधों पर पंख उगाए, मैंने लिखा इन सपनों में शामिल हो तुम और शब्द महक उठे। तो मित्रों, आइए सुभाष जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ हम कवि और गद्यकार, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय राजेश जोशी जी को सुनते हैं। राजेश जोशी जी, हार्दिक स्वागत। नमस्कार अरविंद जी, अनामिका जी, पालीवाल जी और अर्पण जी, सबको नमस्कार। और सुभाष राय जी को बहुत बधाई इस संग्रह के लिए। इस संग्रह की जो अंतिम कविता है, मेरा पता, वो कविता एक तरह से सुभाष राय की कविता की संरचना को समझने के लिए बहुत कहीं मदद कर सकती है कि सुभाष राय की कविता की संरचना किस तरह से बनती है, किस तरह उनका की कविता में वृत्त जो है वो धीरे धीरे खुलते हुए फैलता है और फिर आसपास की चीजों से लेकर दूर दराज तक की चीजों को उसमें समेट लेता है। इस कविता को जब आप पढ़ेंगे तो पेड़ पौधे, कुएं, तालाब, बावड़ियां सब उसमें आ जाते हैं, और बाद में मेरा मोहल्ला, मेरा शहर, और यहीं तक नहीं रुकता, देश और मेरी दुनिया जो पुरखों ने बनाई, जिस तरह की पुरखों ने बनाई और जिस तरह की हम बना रहे हैं, वो सारी दुनिया भी इस वृत्त में कहीं सिमट जाती है। तो ये एक ऐसी संरचना है जो वृत्ताकार गतियों के साथ फैलती है और आसपास के सारे दृश्य को अपने अंदर धीरे धीरे हमारे लिए संभव बनाती जाती है, या उसे देखते हुए, उसे लक्ष्य करते हुए कहीं ना कहीं अपने में समेट लेती है। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प किस्म की एक प्रक्रिया कह लें आप उसे, सुभाष राय की कविता की है, और ऐसा बहुत जगह देखा जा सकता है। पहला ही खंड जो है जिसकी बहुत चर्चा हुई, वो शुरू होता है धर्मवीर भारती की प्रमथ्यू से, जिसमें प्रमथ्यू और अग्नि का संवाद है। वो एक मिथक कथा है क्योंकि प्रमथ्यू ने स्वर्ग से अग्नि चुराई थी और मनुष्यों के लिए। तो मिथक से शुरू होते हैं, मिथक और बहुत सारे दूसरे बिंबों के साथ अग्नि के बहुत सारे बिंब में आते हैं, लेकिन इसके बीच बहुत ही सटल ढंग से, बहुत विचक्षण तरीके से सुभाष राय अग्नि के जन्म की तर्क को, या अग्नि के जन्म की कहना चाहिए कि संभावना, यानी उस यथार्थ को खोजने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि आदमी भाग रहा होगा शिकार के पीछे, पांव से टकराकर एक पत्थर गिरा होगा दूसरे पर और आग जल उठी होगी। यानी इस साइंटिफिक संभावना तक पहुंचते हैं और यहीं तक नहीं रुकते। यानी आग के की ये जो कथा है वो सिर्फ इस बहुत ही तार्किक कारण ढूंढना, आग के जन्म का एक बहुत ही तार्किक संभावनाओं को ढूंढने से तो शुरू होता ही है,
फिर एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि कोई भी कविता को पढ़ते हुए अगर कोई दूसरी, तो ये कविता की उपलब्धि है। कविता वस्तुतः बहुत सारी कविताओं के साथ ब्रिज बनाने का, पुल बनाने का काम करती है। एक पंक्ति आती है कि आग की तरह जन्म लेता है प्रेम। जरा याद कीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये इश्क नहीं है आशा, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, ये की याद आती है। तो कैसे गालिब से अपना रिश्ता कविता बना लेती है या उसके बीच ब्रिज बना लेती है। तो इस तरह से वो बहती है। और वहां के यानी जब तीलियां नहीं थी, यानी जब आग की प्रारंभिक अवस्था थी, जब राख में दबाकर रख दिया जाता था आग को, दादी जो थी वो आग को राख में दबाकर रख लेती थी और दूसरे दिन जिससे चूल्हा जलता था। ये प्रक्रिया हम लोगों ने गांव में हम लोगों के समय तक भी देखी है। यहाँ तक जाती है कि जेब में रखी जाने लगी तीलियां तक जाती है। और यही नहीं, उससे कितने खतरे, यानी आग का वो उपयोग जो रोटी सेकने के लिए होता था, रोटी के साथ जिसका स्वाद, यानी जो जो स्वादिष्ट हो जाती थी, वो आग कैसे हत्यारों के हाथ लग गई। ये एक भयानक दृश्य तक आग की एक ऐसी कथा है जिसे बहुत संक्षेप में सुभाष संभव करते हैं। ये मुझे सुभाष की कविताओं में, सुभाष राय की कविताओं में ये बहुत दिलचस्प भी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है कि वो चाहे पत्रकारिता से आए हों और चाहे जहां से भी, पर उनमें एक अजीब किस्म का प्रिसीजन है और एक बहुत ही अच्छे एडिटर के गुण उनमें हैं। कविता के एडिटर के, मैं अखबार वगैरह के एडिटर की बात नहीं कर रहा, मैं कविता में एडिटिंग बहुत इम्पोर्टेंट तत्व मानता हूँ। और सुभाष राय में अद्भुत किस्म का प्रिसीजन है, अद्भुत किस्म की संक्षिप्तताएं, कम शब्दों में बातों को संकेतों में कह जाना, बातों को बहुत सलीके से दूर तक ऐसे संकेत देना जिससे दूर तक बात पहुंच जाए। ये एक बहुत ही बड़ी खूबी है जो मैं बहुत संक्षेप में अपनी बातें रख रहा हूं, बहुत देर भी हो चुकी है। दूसरा खंड शुरू होता है मुक्तिबोध के काव्यांश से। हम सभी जानते हैं कि मुक्तिबोध की कविता एक भयानक यानी दृश्य की कविता भी है। और ये सचमुच दूसरे खंड के लिए जब वो मुक्तिबोध को चुनते हैं तो इसका रिश्ता कैसे बनता है, क्योंकि ये है महामारी की वो भयावहता का खंड, जिसमें महामारी के बहुत सारे दृश्य, बहुत मार्मिक, बहुत पीड़ादायक, बहुत बेचैन करने वाले दृश्य उसमें कहीं ना कहीं है। वो माँ बच्चे की तस्वीर वाली जो कविता है, वो यानी कहीं आपको हिला देती है अंदर से। वो बच्चा बैठा हुआ है और माँ लगभग मर चुकी है और विस्थापन हो रहा है, बहुत सारे लोग, हजारों लोगों का विस्थापन हो रहा है, उसके दृश्य हैं। महामारी का एक बहुत ही दिलचस्प बात ये है कि महामारी के भयानक दृश्यों के बीच वो अपने उस राजनीतिक मंसूबों को ना तो खुद भूलते हैं, ना आपको भूलने देते हैं। एक छोटा सा अंश मैं आपको सुनाता हूं कि बड़े बड़े तानाशाह हाँफ रहे, बड़े बड़े तानाशाह हाँफ रहे, एक मामूली वायरस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते ताकतवर परमाणु बम। ये इतनी, यानी किस तरह एक वायरस आपने जो इतने वर्षों में दुनिया में हथियार इकट्ठे किए हैं, आपने जो परमाणु बम बनाए हैं, आपने जाने क्या क्या मनुष्य को मारने के लिए कितनी सारी चीजें आपने
बनाई है, पर वो एक वायरस से नहीं लड़ सकते। ये इस विडंबना को इतने साफ ढंग से रखते हैं। असहाय हैं मौलवी, पादरी, पुजारी, धर्माधिकारी, ईश्वर बेमियादी क्वारंटीन में चला गया है। सारी क्रूरताएं और बर्बरताएं याचना की मुद्रा में खड़ी हैं, निरुपाय। ये सब चीजें निरुपाय, ये धार्मिक पाखंड है, ये सब निरुपाय हो गए हैं। ये सारे हथियार जो बड़े से बड़े हथियार हैं वो सब निरुपाय हो चुके हैं एक वायरस के आगे। छोटे से वायरस जिसे से नंगी आंख से देखा तक नहीं जा सकता, उसके आगे ये निरुपाय हैं। ये खंड इस अर्थ में बहुत ही दिलचस्प तो है ही, और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यही है कि वो सिर्फ उस भयावहता को, उस महामारी के आतंक को ही नहीं बताता, बल्कि वो उन तमाम चीजों को जो हमारे समय के समाज, यानी जो इस महामारी के सामने निरुपाय हो गई, जिन पाखंडों से, जिन यानी जिन शोधों से, जिस तरह के हथियार बनाने की जो उपक्रमों से हम अभी तक बड़े अपने आप को ताकतवर समझ रहे थे, हमारी ताकत जो बनी हुई थी वो इस एक छोटे से वायरस के सामने निरुपाय हो गई। ये बहुत ही, यानी कहना चाहिए कि इस विडंबना को समझने का एक बहुत ही अच्छा, बहुत एक कारगर ढंग इस कविता में आता है, इन कविताओं में आता है कहना चाहिए। झूठ के घंटनाद सुन रहा हूँ, सहयोग के लिए आभार सुन रहा हूँ, मूर्तियों के जंगल में पत्थर की जय जयकार सुन रहा हूँ। ये सब चल रहा है, और एक दृश्य के बाद दूसरा दृश्य इसी तरह मूर्तियों के जंगल में चीजें एक के बाद एक घटित हो रही। तीसरा खंड है जो निराला के काव्यांश से शुरू होता है, और उसमें वो प्रसिद्ध पंक्ति है निराला की कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, यानी जिधर अन्याय है उधर ही शक्ति है। यही उस राम की शक्ति पूजा की एक अद्भुत पंक्ति है, जिसमें फिर बाद में राम शक्ति की आराधना करते हैं और फिर शक्ति को का पक्ष बदलता है। तो शक्ति का पक्ष अभी बदला नहीं है, जिधर अन्याय है उधर ही शक्ति है। यहाँ सिर्फ रोम नहीं जल रहा है। अति एक पहली, यानी शुरू की कविता है उसमें, और उसमें वो कहते हैं कि सिर्फ रोम नहीं जल रहा है, उसके आसपास के जो गांव हैं वो भी, उनमें भी आग जो है दाखिल हो चुकी है, उसमें भी आग फैल चुकी है। तो ये एक, यानी जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि अगर हम यानी आग लगा रहे हैं तो उसमें सिर्फ दुश्मन का ही घर जलेगा, उसमें ऐसा नहीं होगा। उसमें बहुत दूर दूर तक ये आग फैलेगी, और ये फैल रही है, गांव गांव तक चली गई है। तो वर्तमान राजनीति, धर्म का परिदृश्य, और ये सब सारे संकेत यहाँ मौजूद हैं। एक छोटी सी कविता पूरे दृश्य को समझने के लिए काफी है, और वो कविता है कोई रास्ता नहीं। एक समय था, चारों ओर घना अंधेरा था, भीतर कुछ जल उठा और सारे रास्ते नजर आने लगे। यानी ये एक समय था जब अगर कुछ भीतर जल उठता था तो सारे रास्ते उजागर हो जाते थे। मुक्तिबोध की कविता याद कर सकते हैं। मैं एक पाँव बढ़ाता हूँ और कई राहें खुल खुल जाती हैं, कई राहें उसमें से फूट पड़ती। एक समय था, चारों ओर घना अंधेरा था, भीतर कुछ जल उठा और सारे रास्ते नजर आने लगे। एक समय है, चारों ओर घना अंधेरा है, बाहर सब कुछ जल रहा है, पर कोई रास्ता नजर नहीं आता। ये विडंबना हमारे समय की विडंबना है कि जिसमें चारों ओर आग लगी हुई, चारों ओर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, पर कोई रास्ता उससे बाहर नहीं निकल रहा। तो ये एक
इस तरह की यानी एक बहुत ही दूसरी विशेषता मुझे जो सुभाष राय की कविता में लगती है, चींटियां कविता पढ़ी जा चुकी है और मुझे जो एक दूसरी विशेषता उसमें लगती है प्रिसीजन के अलावा, कि वो बेसिकली एक कहना चाहिए कि विडंबना की पे जिसकी नजर सबसे ज्यादा पैनी है, वो विडंबना को उजागर करती है। हमारे समय की, हमारे समाज की, हमारे आसपास की विडंबनाओं को उजागर करने का काम करती है। ये उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वो हमारे समय की विडंबनाओं की कविता है। चींटियां कविता पढ़ी जा चुकी है और चौथा खंड जो अंतिम खंड है, जिसमें से मैंने कहा कि वो मेरा पता से अंत होता है, और मेरा पता है एक ऐसी कविता है जिससे सुभाष राय की कविता का वो पूरा वृत्त समझ में आता है कि उनकी कविता की प्रक्रिया क्या है, उनकी कविता किस तरह से वृत्ताकार गतियों में फैलती है, ये उसमें समझ में आता है। और एक कविता है जो शुरू होती है, तम से तुम ही बताओ आज अंधेरा इतना गहरा क्यों है। ये अयोध्या नाम की ये कविता है और इसका एक अंश आप देखें। कि तुमसे तुम ही बताओ आज अंधेरा इतना गहरा क्यों है का अंतिम अंश है। एक बार फिर छोड़ आया हूं अयोध्या, पराजित हो गया हूं पाखंडियों से। आज रात मुझे अपने पास ही रहने दो, कल चला जाऊंगा वनवास पर, इस बार जीवन भर के लिए। जरा याद कीजिए कि ये वो राम नहीं है जो दशरथ का पुत्र राम नहीं है। गांधी को याद कर सकते हैं, गांधी ने कहा था कि मेरा राम दशरथ का राम नहीं है। ये वो राम है जो हमारे मन का राम है, जिस जो जो इतना मतलब इससे वो हो चुका है, इससे परेशान हो चुका है, सारे पाखंड से, सारे सांप्रदायिकता से। आपको कैफी आजमी की कविता याद आएगी कि फिर राम उठे और उन्होंने कहा कि मुझे दूसरा वनवास मिल गया। तो वो यहाँ भी वो कहते हैं कि अब मैं इस बार जीवन भर के लिए यानी वनवास चले जाऊं। एक ऐसा दृश्य हमने बना दिया है, एक ऐसा समाज हम चले जा रहे हैं धर्म के नाम पर, जिसमें हमारे ही मिथक जिनसे हम प्यार करते हैं, हमारे ही वो सारे रूपक जिनसे हम प्यार करते हैं, जिन्हें हम मानते हैं, जिनके मूल्यों से में हम विश्वास करते हैं, जिनके मूल्यों से हमारी कोई एक रिश्ता बनता है, वो मिथक अब हमसे लगभग यानी हमसे दूर ही नहीं हो गए हैं, वो लगभग हमसे बिल्कुल विच्छिन्न हो चुके हैं। हम सारे रिश्ते उनके समाप्त हो रहे हैं। एक ऐसा समाज हमने बना लिया है, गढ़ लिया है। तो इसमें यहाँ पर वो गांधी के राम याद आएंगे जो उनका अपना राम था, हर व्यक्ति का अपना राम जिसे कहते थे। तो यहाँ वो अब इतना परेशान हो चुका है, वो हमेशा के लिए वनवास चले जाना चाहता है। पिता को लेकर कुछ बहुत सुंदर कविताएं हैं और बहुत बेचैन करने वाली कविताएं भी हैं। और एक जगह एक कविता में एक पंक्ति आती है कि आपकी अनगिनत छायाएं बसी हैं मेरी देह में। ये एक अद्भुत और अक्सर मुझे याद आता है कि वात्स्यायन जी की एक कविता हुआ करती थी, ग्रीन टी पीते हुए टाइप उसका हेडिंग था, ठीक से उसका शीर्षक याद नहीं आ रहा है। वो भी पिता पर थी और वो अंत में आता है कि मैं पिता की तरह दिखने लगा हूँ, यानी मैं पिता की तरह होता जा रहा हूँ, और पिता की तरह होते जाने में कितने दूर आकर
यानी कितनी दूर आना पड़ता है तब जाके वापस आदमी अपने पिता की तरह होने लगता है। तो यहाँ भी उसमें अनगिनत छायाएं हैं जो पिता की हैं और वही उसको बना रही हैं। यानी आप जो बने हैं, आप जो जैसे हैं, जिस तरह भी हैं, तो उसमें सिर्फ आप नहीं हैं, आप में बहुत सारी अनगिनत छायाएं अपने पिता की और बहुत सारी छायाएं होंगी जो अ, आप में हैं। ये सब कुछ बातें हैं और ये एक बहुत सुंदर संग्रह है और इस पे बहुत सारी बातें, क्योंकि इससे पहले इतनी विस्तार से हुई हैं। और अ, मैं एक बार पुनः बधाई देता हूँ सुभाष जी को, और इस पे कभी और बात करेंगे। और ये अ, इतना ही बस कि मुझे बहुत सुंदर लगा उसे पढ़ते हुए। धन्यवाद। जी जी, शुक्रिया राजेश जोशी जी। मित्रों, अभी हमने आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष को सुना और इस तरह से आज की यह गोष्ठी समापन की ओर है। और राजेश जोशी जी ने खंडवार इस संग्रह की कविताओं पर चर्चा की। कोरोना की कविताओं पर सूरज पालीवाल जी ने बात की, राजेश जी ने की। और यह जिस तरह की महामारी रही, उसके पीछे राजनीतिक जो ताकतें हैं, जो हथियारों को ही केंद्र में रखती हैं। अभी भी कई देशों में युद्ध चल रहा है और उसके पीछे, उसके मूल में हथियारों की बिक्री ही है। उस ओर भी राजेश जोशी जी ने इशारा किया कि कैसे ताकत का पाखंड एक वायरस जनित बीमारी के समक्ष उजागर हो उठता है। और कोरोना केंद्रित सुभाष राय जी की कई कविताओं को राजेश जी ने रेखांकित भी किया। और एक और बड़ी बात कि जो उन्होंने कही कि एक संपादक, एक पत्रकार कैसे अपनी कविताओं को लेकर वह मूल रूप में जिस तरह से हम सभी के समक्ष है, उसके पीछे जो संपादन कौशल है वह कितना महत्वपूर्ण है। टीएस इलियट की, अनामिका जी बैठी हुई हैं, टीएस इलियट की कविताओं के लिए एजरा पॉन्ड का जो एक कार्य रहा संपादन का, उसकी भी बात की जाती है और वह बात कितनी खास हो उठती है। ऐसी कई बेहतरीन और जो समय सिद्ध फिल्में हैं, उनमें भी अगर संपादन को हटा दिया जाए तो बहुत कुछ अवांछित चीजें भी आ जाती हैं और कहीं ना कहीं वह कसावट जो है वह नहीं रह पाती है। तो एक अच्छी चर्चा रही। इस बीच कई मित्र लोग जुड़े और तमाम लेखकगण भी जुड़े हुए हैं। हाँ, पिता को लेकर भी जो बात और जिन कविताओं की चर्चा हुई, राजेश जी ने भी की और हमारे साथ कवि स्वप्निल श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया आ रही थी। मैं उसको यहाँ पर रखता हूँ पुनः। वे लिख रहे थे कि सुभाष जी केवल अग्निधर्मी नहीं, भावुक प्रसंगों के कवि भी हैं। मुझे कहने की छूट दी जाए तो मैं कहूंगा कि उनके पारिवारिक संबंधों की कविताएं बेहद गहन हैं, वे मुझे काफी पसंद हैं। सुभाष जी के यहाँ जो पिता हैं, वे छोटे भाई से संवाद में भी उपस्थित होते हैं। और जब मित्रों राजेश जोशी जी पिता केंद्रित सुभाष जी की कविताओं की बात कर रहे थे, तो मुझे भी निदा फाजली जी की जो वह एक फेमस नज्म है, प्रसिद्ध नज्म है, उसकी पंक्तियां याद आ रही थी। मैं चाहता हूं कि इस अवसर पर निदा फाजली की वे पंक्तियां भी यहां पर रखूं, अंतिम पंक्तियां, और उसके बाद हम लोग इस कार्यक्रम को विराम देंगे। निदा फाजली की एक बेहद मशहूर नज्म है, उसकी पंक्तियां सुने। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी
लग्जिशों नाकामियों के साथ बहता है। मेरी आवाज में छुपकर तुम्हारा जेहन रहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूं, तुम मुझ में जिंदा हो। कभी फिर तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूं, तुम मुझ में जिंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। आप लोग इतनी फुर्सत के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए, इस संग्रह पर बातचीत हुई। आप सभी का हार्दिक आभार और तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े और लगभग 2 घंटे तक की इस बातचीत के साथ बने रहे। आप सभी का हार्दिक आभार, शुक्रिया। शुभ रात्रि। धन्यवाद।